हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम जॉन रॉस को डिस्कस करेंगे। जॉन रॉस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स जो कि यूजीसी नेट में हर बार पूछा जाता है। ओके, तो ये फेवरेट टॉपिक क्यों है? क्योंकि जॉन रॉस की जो थियरी है, मतलब जिस तरीके से एंशिएंट टाइम में प्लेटो का कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है कि वहां से एक पॉलिटिकल थियरी का ट्रेडिशन शुरू हुआ था, ऐसे ही 20th सेंचुरी में जॉन रॉस का एग्जाम्पल दिया जाता है क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल थियरी को क्या किया था, फिर से रिवाइव किया था। ओके, तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इनकी थियरी ऑफ जस्टिस जो कि एक रैशनल डायलॉग है, वो भी एक बहुत ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू देती है जो कि बाकी थिंकर्स से अलग था। तो इसकी वजह से भी जॉन रॉस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले साल क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो थियरी ऑफ जस्टिस से जो है क्वेश्चन आया था 2019 एंड 2018 में, जिसमें ये पूछा था कि थियरी ऑफ जस्टिस फ्लोज फ्रॉम इंडिविजुअल। एंड फिर पॉलिटिकल लिबरलिज्म से क्वेश्चन आया था 2019 में। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आए थे, जैसे हु इज इगैलिटेरियन एंड जॉन रॉस की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, काइंड ऑफ थिंग्स, ऐसी चीज़ें पूछी गई थी। व्हील ऑफ इग्नोरेंस आया था 2017 में। इनके क्रिटिसाइजर्स थे एफ.ए. हायेक। उन्होंने क्या बोला था कि इनकी थियरी क्या है, मिराज है। तो वो क्वेश्चन आया था 2016 में। एंड उनके व्यूज थे यूटिलिटेरियनिज्म को लेकर, उनके क्या व्यूज थे, ये क्वेश्चन आया था 2015 में। ओके, तो जब भी हमने आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी पॉलिटिकल थिंकर डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले उनका बर्थ प्लेस क्या है। तो उनका बर्थ प्लेस था मैरीलैंड, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, यानी ही इज एन अमेरिकन स्कॉलर। फिर मेथोडोलॉजी क्या है? मेथोडोलॉजी है उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड मेनली जो है ये इंडक्टिव मेथोडोलॉजी है। ठीक है, आई होप आपको पता हो डिफरेंस क्या है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव है, मैंने बहुत बार बताया है। इन्फ्लुएंसेस जॉन लॉके का एंड इमैनुअल कांत का। ओके, इमैनुअल कांत का जो मेनली उनका मॉरल इंडिविजुअलिज्म है, उससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। एंड फिर जो है इनकी बुक्स, ओके, सो जस्टिस एज फेयरनेस, ये इनका आर्टिकल था जो कि 1985 में पब्लिश हुआ था। थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में, ये इनका मास्टरपीस था, यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में, ये मेनली जो है ये बुक किस बारे में बताता है कि जो लिबरल कंट्रीज हैं या लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, उनका फॉरेन रिलेशन कैसा होना चाहिए। तो एक स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड द लॉज ऑफ द पीपुल, ये आया था 1993 में। सी, जब आप सर्च करेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे आपको डेट में ऐसे वेरिएशन देखने को मिलेगा। कहीं 1998 लिखा होगा, कहीं 1958 लिखा होगा, कुछ ऐसे लिखे होंगे। तो उस चीज को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि इनकी जो बुक्स है ना वो बार बार पब्लिश हुई है, जिसमें इन्होंने अपने कम्युनिटेरियंस को, अपने क्रिटिसाइजर्स को जवाब दिया है। बट दिस इज द डेट ऑफ ओरिजिनल पब्लिकेशंस। सो ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से जो है इस बार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सो now we will move to John Rawls theories. So सबसे पहले है इनकी थियरी ऑफ जस्टिस। अब इसमें मेनली ये क्या क्या चीजें बताते हैं। इसमें इनका जो सबसे मेन एम्फेसिस होता है वो होता है आपका जस्टिस पे। ओके, तो वो बोलते हैं कि जस्टिस जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस का क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ट्रुथ होता है किसी भी वर्च्यू का। ओके, तो इसका क्या मतलब है, यानी जस्टिस शुड बी द वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, बेस और वर्च्यू कुछ भी आप बोल सकते हो, ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन जस्ट एज द ट्रूथ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉलिटिकल थियरी, यानी कोई भी पॉलिटिकल थियरी हो या फिर कोई भी थियरी हो, वो चाहे कितनी भी अपीलिंग क्यों ना हो, वो चाहे कितनी भी ऐसे आपको ड्रीम वर्ड में या फिर एक बिल्कुल परफेक्ट ऐसे दिखाए वर्ड को, वो कितनी भी सही क्यों ना हो, उसको हमको क्या कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए या फिर उसको रिफॉर्म करना चाहिए अगर वो ट्रू नहीं है तो।
यानी ट्रूथ इज द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल थियरी। तो वो यही बोलते हैं कि अगर कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है जिसको बनाया जा रहा है, अगर वो आपको ऐसे दिखे, इट इज़ वेरी अपीलिंग इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, हर तरीके से बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, हर तरीके से आपको ऐसे परफेक्ट दिखाई देगा, बट अगर उसका जो वर्च्यू है यानी उसका जो बेस है दैट इज़ नॉट जस्टिस, तो उसको क्या कर देना चाहिए, पूरी तरीके से या तो रिफॉर्म कर देना चाहिए है या फिर उसे कंडेम कर देना चाहिए। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज कि फॉर ग्रेटर गुड्स shared by others, we should not sacrifice. This is the statement, you need to remember this. We should not sacrifice the good of one. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सपोज जो हमारा यूटिलिटेरियनिज्म है, वो जेरेमी बेंथम जो थे उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने एक स्केल दिया था, ठीक है। उस स्केल में क्या करना था, मेनली मेजर करते थे कि सपोज इतने सारे जो लोग हैं इनको क्या मिल रहा है, किसी काम से प्लेजर मिल रहा है या फिर इनका भला हो रहा है, ओके, समथिंग गुड इज हैपनिंग टू देम। लेकिन इतने सारे लोगों के जो ये चीजें हैं उनको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, यानी इतने लोगों को अगर सैक्रिफाइस करके इतने लोगों को बचाया जा सकता है या फिर इतने लोगों को भला किया जा सकता है, तो इसको क्या कर देना चाहिए, सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। ये था आपका यूटिलिटेरियन व्यूज। लेकिन जो जॉन रॉल्स है वो बोलते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, यानी ही हैज कंडेम्ड यूटिलिटेरियनिज्म। ओके, जो क्वेश्चन आया था तो ही हैज कंडेम्ड यूटिलिटेरियनिज्म। इसमें क्या है, वो बोलते हैं कि ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये लोग हैं, अगर इनके भले के लिए किसी एक इंडिविजुअल को भी, किसी एक इंडिविजुअल के गुड्स को भी अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, यानी किसी एक इंडिविजुअल को भी आप क्या कर रहे हो, कोई पेन दे रहे हो या फिर उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हो, उसके साथ कोई बायसनेस दिखा रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसका एक पर्सनल एग्जांपल है जो हमारे कानून में एक तरीके से लागू भी होता है। वो क्या है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जॉन रॉल्स का कंसेप्ट है एक तरीके से कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। सो बेसिकली ये जो है यही बोलते हैं। सो दीज आर द टू थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट। एक तो जस्टिस जो हो क्या हो, दैट शुड बी द वर्च्यू और दैट शुड बी द बेस फॉर एनी सोशल इंस्टीट्यूशन। एंड सेकेंड कि किसी भी इंसान के जो राइट्स हैं उनको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट में वो बोलते हैं द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन, जो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नाइदर जस्ट नॉर अनजस्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो हमारा नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मतलब हम जो प्राकृतिक रूप से हम जहाँ बॉर्न होते हैं या फिर प्रकृति ने जिस तरीके से डिवाइड किया है वो ना तो सही है और ना ही गलत है। लेकिन जब हम बॉर्न होते हैं तो हम जिस सोशल इंस्टीट्यूशन में बॉर्न होते हैं, दैट इज अनजस्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर कोई बॉर्न हो रहा है तो या तो वो किसी अपर लेवल या फिर अपर क्लास में बॉर्न हो रहा है या फिर कोई लोअर क्लास या लोअर लेवल में बॉर्न हो रहा है। तो ये किसकी देन है, ये हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस की देन है, जो कि क्या है, अनजस्ट है। मतलब किसी के बर्थ से ही वो किस क्लास में होगा या फिर वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करेगा वो पहले से डिसाइडेड है। तो व्हाट ही इज सेइंग कि जो हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है दैट इज अनजस्ट, लेकिन हमारा जो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नाइदर जस्ट नॉर अनजस्ट। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग जो वो बोलते हैं कि राइट्स आर प्रायर टू
गुड। इसका क्या मतलब है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों को अगर सेक्रीफाइस करके, मतलब कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करके अगर बहुत सारे लोगों का भला हो रहा है तो दैट इज क्या है, रॉन्ग अकॉर्डिंग टू जॉन रॉस। तो इसी में बोलते हैं कि राइट्स आर प्रायर टू गुड। सो दिस इज अनदर स्टेटमेंट। ओके, अभी आपको जो है ये चीज तो कंफर्म हो गई होगी कि जॉन रॉस किस स्कूल से बिलोंग करते थे, लिबरल स्कूल से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब लिबरल स्कूल में भी दो स्कूल हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है आपका यूटिलिटेरियनिज्म, एंड सेकंड है आपका मॉरल इंडिविजुअलिज्म। तो यूटिलिटेरियनिज्म से कौन बिलोंग करते थे? बेंथम, और यहां से इमैनुअल कांट। सो ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई मॉरल इंडिविजुअलिज्म। तो ये जो बोलते हैं कि जो यूटिलिटेरियनिज्म का एथिकल वैल्यू है वो टीलियोलॉजिकल है, और जो मॉरल इंडिविजुअल है दैट इज, इसका जो है एथिकल वैल्यू वो डियोंटोलॉजिकल है। अब इसका मतलब क्या हुआ? टेलियोलॉजिकल का मतलब होता है एंड जस्टिफाइज द मीन्स। एंड जस्टिफाइज द मीन्स, इसका मतलब ये है कि अगर हम भले ही किसी भी मीन्स से अपने एम को अचीव करें, लेकिन अगर हमें हमारा रिजल्ट मिल जाता है जो कि भले ही अच्छा हो तो दैट इज क्या है, करेक्ट है। ये टेलियोलॉजिकल का मतलब होता है। डियोंटोलॉजिकल का सीधे मतलब होता है नॉर्मेटिव एथिकल। मतलब ये हर टाइम पे क्या करते हैं, किसी ना किसी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि उनका मीन्स भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, जिससे हमारे गांधी जी बिलोंग करते थे। फॉर हिम व्हाट वाज देयर कि जो मीन्स है दैट शुड आल्सो नॉट बी रॉन्ग। ओके, सो ही वाज फ्रॉम डियोंटोलॉजिकल एथिकल स्कूल। ओके, सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। एंड इसी में वो हॉब्स को भी क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और वो बोलते हैं कि हमें क्या है, हॉब्सियन इंडिविजुअलिज्म नहीं चाहिए। हॉब्सियन इंडिविजुअलिज्म को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और वो बोलते हैं कि व्हाट वी शुड फॉलो मॉरल इंडिविजुअलिज्म। तो बेसिकली उन्होंने हॉब्स को क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। तो जब भी हॉब्स से कोई क्वेश्चन आएगा कि हु हैज सेड दैट हॉब्सियन, मतलब हु हैज क्रिटिसाइज हॉब्सियन इंडिविजुअलिज्म, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जॉन रॉस, और सेम क्वेश्चन जो है आपका जॉन रॉस में आ सकता है। ओके, तो अभी जो है हम डिस्कस करेंगे जॉन रॉस की थियरी ऑफ जस्टिस। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक बेस बनाया कि इनका बेसिक आइडिया क्या था। ठीक है, अब थियरी ऑफ जस्टिस। तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी एक लॉ भी बनाते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो उससे पहले हमारे क्या होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ प्रीमाइस होता है कि हमें इस चीज को सॉल्व करना है, तभी तो कोई लॉ बनेगा। तो इसी तरीके से ये अपनी थियरी ऑफ जस्टिस देते हैं, तो उसमें उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि एक ऐसे प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को क्या करना, डिराइव करना, एक ऐसे प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को बनाना जो कि सबके लिए क्या हो, रैशनल, यानी रैशनल टू ऑल या फिर रैशनल फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए वो क्या हो, रैशनल हो। और दूसरा क्या है, फाउंडेशनल आइडिया ऑफ जस्टिस, कोई एक ऐसा आइडिया ऑफ जस्टिस लेके आना है जो कि सारे इंस्टीट्यूशन को क्या करे, गवर्न कर सके। ओके, तो ये है इनके दो ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें क्या बोलते हैं कि दो टाइप के गुड्स होंगे जिनको डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्राइमरी गुड्स है उसमें आपके लिबर्टी, इनकम, इक्वालिटी एक्सेट्रा आ जाएंगे, जिससे कि हमारी लाइफ का जो बेसिक चीज है वो चलेगा। ओके, एंड जो आपके सेकेंडरी गुड्स है उसमें आएंगे आपके गोल्स। गोल्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिबर्टी है, इनकम है, इक्वालिटी है, सब कुछ है, लेकिन आपको लाइफ में आगे क्या बनना है। जैसे कि आपका कोई सपना होगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसके लिए आपका जो गोल होगा तो वो क्या आएगा, आपका सेकेंडरी गुड में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज है
यहाँ पे आता है जब वो थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं तब वो व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कंसेप्ट देते हैं, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। इसको यूज करके जो है इन जो ऑब्जेक्टिव्स थे और जो हमें डिसाइड करना है उनको फुलफिल किया जा सकता था। तो इसमें ये क्या बोलते हैं कि जो भी हेड ऑफ द फैमिली है उनको बुलाया गया है और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए उनको बुलाया गया है और ये लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो हेड्स ऑफ द फैमिली को क्यों बुलाया गया है? सबसे पहली बात, वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, दे आर मॉरल, दे आर हैविंग मॉरल इंडिविजुअलिज्म, उन्हें सही और गलत का ज्यादा अंदाजा है। ओके, सो मेनली व्हाट इज व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो सपोज सभी लोग गैदर हुए हैं, ठीक है, अब किसी मतलब उनको एक सोसाइटी क्रिएट करनी है, ठीक है, लेकिन जब वो लोग गैदर हुए हैं ना तो उनके ऊपर एक पर्दा लगा हुआ है। उस पर्दे की वजह से उनको कुछ पता नहीं है कि वो जो अगली सोसाइटी क्रिएट करेंगे तो वो किस में बॉर्न होंगे। ओके, मतलब जो हमारी सोसाइटी होगी वो कैसी होगी और अगर उस सोसाइटी में बॉर्न हो रहे हैं तो किस तरीके से सारी चीजें गवर्न होंगी। तो जब वो सभी लोग ये चीज डिसाइड करते हैं तो जरा सोचो, आप जब अपने लिए कुछ डिसाइड करना चाहोगे तो क्या डिसाइड करना चाहोगे? आप तो यही सोचोगे ना कि हम ज्यादा बेटर पोजीशन पे हो, ठीक है, बाकी लोगों से हम ज्यादा बेटर पोजीशन पे हो, लेकिन आपके हाथ में आपकी बर्थ तो है नहीं। तो अगर ऐसे में आप ये भी चाहोगे कि मैं जो है एकदम वर्स्ट पोजीशन पे भी ना हूं, समझ रहे हो? तो इसमें ये कंसेप्ट देते हैं मैक्स मिनिमम का, यानी एडवांटेज क्या हो, सबसे ज्यादा हो, और नुकसान क्या हो, वो सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप कोई भी सोसाइटी क्रिएट करोगे, आपके हाथ में आपकी बर्थ नहीं है, तो आप एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करोगे जहां पर अगर आपको एडवांटेज ना हो तो सामने वाले से आप कम भी ना हो, यानी आप एक इक्वल सोसाइटी डिसाइड करोगे। फिर चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी तरीके से हो, किस क्लास में हो, आप चाहोगे कि आप जिस सोसाइटी में बॉर्न हो वो सोसाइटी क्या हो, इक्वल हो, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, साथ ही साथ आपकी जो भी फ्रीडम्स है उनको भी साथ में रखा जाए, आपका इनकम भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, ठीक है, ताकि आप जो है आगे बढ़ सको। तो आप एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करोगे, तो यानी वो सोसाइटी क्या होगी, जस्ट होगी। वहां के जो सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होंगे, जस्ट होंगे। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पर पूरी बराबरी हो, जहां पर कोई भी भेदभाव ना हो, क्योंकि अगर भेदभाव वाली अगर आपने खुद ही सोसाइटी बना ली और कहीं ऐसा ना हुआ कि आप ही लोअर क्लास में पैदा हो गए तो फिर आप ही के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो एक ऐसी सोसाइटी जिसमें ना तो कोई क्लास है, ना कोई कास्ट है, ना कोई रिलीजन है, बस वो जस्ट है, ठीक है। मतलब जस्टिस क्या है, वो सारे सोशल इंस्टीट्यूशन को गवर्न करेगी, ना कि कोई और चीज गवर्न करेगी। ओके, तो आपने एक सोसाइटी बना ली। सो यही है इनका व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कंसेप्ट और इसमें ये थियरी ऑफ जस्टिस देते हैं। अब इनके 3 प्रिंसिपल हैं, वो 3 प्रिंसिपल क्या क्या है? लेक्सिकल ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी जो 3 प्रिंसिपल है ना, इन्होंने इनको लेक्सिकल ऑर्डर दिया है, यानी प्रायोरिटी बेसिस पे आपको क्या करना है, सबको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगी, इक्वालिटी, एंड सेकेंड आएगी आपकी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड थर्ड आएगा आपका डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल, आपको इक्वालिटी समझ में आ रहा है, आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी समझ में आ रहा है, लेकिन आपको डिफरेंस प्रिंसिपल नहीं समझ में आ रहा है। तो डिफरेंस प्रिंसिपल क्या है, इसमें यह है कि जो बेटर ऑफ होंगे वो क्या करेंगे, जो लीस्ट एडवांटेज होंगे उनकी क्या करेंगे, केयर करेंगे। ओके, तो अभी आपने बोला, अभी आप बोलोगे कि अभी आपने जो पढ़ाया है उसमें तो सारी सोसाइटी जस्ट है, तो फिर कोई बेटर ऑफ कैसे हो गया और कोई लीस्ट एडवांटेजियस कैसे हो गया?
तो देखो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलेगी, लेकिन रॉस ये भी बोलते हैं कि इनइक्वालिटी इज इनएविटेबल। इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटी आएगी ही आएगी, क्योंकि भले ही हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, भले ही हम इक्वल हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग क्या करेंगे, उनके पास उनका लक भी हो सकता है, कुछ भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो बाकी लोगों से ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। ओके, तो जब वो लोग ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटी क्रिएट होगी। इसमें सोसाइटी की गलती नहीं है, इसमें मेनली क्या प्रॉब्लम है कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा कुछ लोगों ने उठाया और कुछ लोग नहीं उठा पाए। एक एग्जाम्पल है हमारे लाइफ का, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है। ओके, तो अभी हमें पता नहीं है कि यूजीसी नेट एग्जाम की डेट क्या होने वाली है। तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ बच्चे ऐसे बैठे रहेंगे कि हाँ ठीक है, जब डेट आएगी तब पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, इस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे और वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली उनका नेट क्लियर होगा, और जो लोग ऐसे ही बैठ गए थे उनका नेट नहीं क्लियर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी क्रिएट हुई। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो इनइक्वालिटी क्या है, इनएविटेबल है। तो वही बोलते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल, कि इसमें जो रिच लोग होंगे या जो बेटर ऑफ होंगे वो क्या करेंगे, लीस्ट एडवांटेज लोगों का केयर करेंगे। क्यों केयर करेंगे, क्योंकि भाई आपने तो मतलब ये आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि क्यों केयर करेंगे, उन्होंने जो भी हासिल किया वो अपनी मेरिट की वजह से हासिल किया है। तो वो केयर इसलिए करेंगे क्योंकि उनको ये चीज समझ में आएगी कि उनका जो भी वो जिस स्टेज पे है या जिस स्टेटस पे है वो केवल उनके टैलेंट की वजह से नहीं है, वो इनकी वजह से भी है, बिकॉज दे हैव सपोर्टेड देम या दे विल सपोर्ट देम। ठीक है, तो दैट्स वाई दे विल टेक केयर ऑफ लीस्ट एडवांटेज पीपल। सो दिस इज द लेक्सिकल ऑर्डर। ओके, अब हम देखते हैं कि इनके क्रिटिसाइजर्स कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या बोला था। जॉन रॉल्स के जो है क्रिटिसाइजर्स भी बहुत हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद किसी ने पॉलिटिकल थियरी को रिवाइज किया था, और बहुत टाइम बाद क्या हुआ था, एक काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन आया था हमारे पॉलिटिकल ट्रेडिशन में। ओके, तो 20th सेंचुरी के सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसफर थे, तो क्रिटिसाइजर्स भी उतने ही होंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम कुछ एक कंसेप्ट जान लेते हैं रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम का। तो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम, तो एक्चुअली इसका एग्जांपल है, सपोज आपको किसी मच्छर ने काटा। ठीक है, तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या करेगा, हाथ उठा के उस मच्छर को मारेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, तो इसके एक और एग्जांपल हो सकता है कि सपोज आपका दोस्त आया और उसने आपको एक चाटा जड़ दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, बिना सोचे समझे उसको भी एक स्लैप कर दिया। तो यहाँ पर फिर बाद में आपको हो सकता है ये पता चले कि वो ऐसे ही आ रहा था और गलती से उसने आपको मार दिया था, जो कि एक मजाक होना था। अगर आप उस टाइम पे रैशनल होके सोचते कि आखिर इसने क्यों मारा करके, तो हो सकता था कि आपकी फ्रेंडशिप बच जाती। तो रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम का उनका जो कंसेप्ट है वो यही है कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं जो हमारा स्पॉन्टेनियस डिसीजन होता है, जो हमारा तुरंत का डिसीजन होता है, हमें एक बार वहां पे थोड़ा सा पॉज होना चाहिए, वहां पे एक बार सोचना चाहिए कि आखिर हमारे साथ ये सिचुएशन क्यों हुई है, और जब उसका हम एनालिसिस कर लें तब जाके हम एक्शन ले लें। तो मेनली रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम का यही कंसेप्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम, तो आपको जो है जॉन रॉल्स का नाम देना है। ओके, सो अभी आते हैं क्रिटिसाइजर्स पे। तो जो सबसे पहले क्रिटिसाइज किया था वो क्रिटिसाइज किया था अमर्त्य सेन ने। तो अमर्त्य सेन ने मेनली क्या बोला था कि आपने इक्वालिटी की बात कर दी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर दी, लेकिन आपने कैपेसिटी की बात नहीं की। उन्होंने बोला जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अगर सबको इक्वल कैपेसिटी होती, यानी सबको जो है इक्वल कैपेसिटी होती, तो ये प्रिंसिपल क्या होता है, ज्यादा रैशनल होता, ना कि केवल इक्वालिटी और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, तो मेनली ये लोग जो है क्या करते हैं, जो इनका फर्स्ट प्रिंसिपल है और जो इनका थर्ड प्रिंसिपल है, मतलब डिफरेंस प्रिंसिपल और इक्वालिटी प्रिंसिपल, इसी पर लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। और ये लोग जो है ये मेनली फर्स्ट प्रिंसिपल यानी इक्वालिटी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो अमर्त्य सेन, फिर कम्युनिटेरियन में 3 ऑथर्स का नाम है, ये है आपके माइकल वॉल्जर, माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर। जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम कम्युनिटेरियंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ये नाम आपको याद रखना है। फेमिनिस्ट में है आपकी कैरोल गिलिगन। तो व्हाट डज शी से, इनका एक बुक था जिसका नाम था एथिक्स ऑफ केयर।
तो इन्होंने बोला था कि जो डिफरेंस प्रिंसिपल है वो फर्स्ट प्रिंसिपल होना चाहिए था, ना कि इक्वालिटी फर्स्ट प्रिंसिपल होना चाहिए था। और कैरोल पैकमैन है, वो बोलती है कि वो क्या है, जो इन्होंने हेड्स ऑफ द फैमिली को गैदर किया है वो मेनली क्या है, असेक्सुअल, यानी इनकी जो थियरी ऑफ जस्टिस है दैट इज डिस्क्रिमिनेटिव, क्योंकि मोस्ट जो है हेड्स ऑफ द फैमिली क्या है, वो मेल है, फीमेल का इसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होगा। बट अकॉर्डिंग टू मी, जब आप एक सोसाइटी क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा, आपको ये तो पता ही नहीं है ना कि आप किस रूप में बॉर्न होने वाले हो, मेल होने वाले हो, फीमेल होने वाले हो। तो आप ऑब्वियसली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करोगे जहां पर सबके लिए इक्वालिटी हो। तो यहाँ पर फीमेल के लिए भी आई थिंक इक्वालिटी होगी। दिस इज माई परसेप्शन, बट यू हैव टू रिमेम्बर कैरोल पैकमैन। ओके, फिर मार्क्सिज्म क्या बोलते हैं कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा वल्गर डिफेंस किया है इनइक्वालिटी का, या फिर बहुत ज्यादा वल्गर डिफेंस किया है बुर्जुआ क्लासेस का। क्यों? क्योंकि रॉस बोलते हैं कि इनइक्वालिटी इज इनएविटेबल, तो मार्क्स का यही क्रिटिसिज्म होता है कि दैट इज अ वल्गर डिफेंस ऑफ बुर्जुआ क्लासेस। फिर आते हैं एक आपके सबसे इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट नॉजिक। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉबर्ट नॉजिक एंड जॉन रॉस? तो जॉन रॉस जो है वो पुअर के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं, रॉबर्ट नॉजिक जो है वो जो एडवांटेज लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव से बोलते हैं। दोनों ही जो है इमैनुअल कांट से इंस्पायर हुए थे और दोनों जो है एक तरीके से डिओन्टोलॉजिकल एथिकल क्लास स्कूल से बिलोंग करते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि रॉबर्ट नॉजिक बोलते हैं कि भाई जब हम बेटर ऑफ हो गए, उनको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो वाई शेल द एडवांटेजेस पीपल शुड टेक केयर ऑफ द लीस्ट एडवांटेजेस, क्योंकि उनको तो इक्वालिटी मिली थी। अब इनका टैलेंट है, इनका मेरिट है, अगर इनको जो है ये डिफरेंस प्रिंसिपल का कंसेप्ट दिया जाएगा तो इट इज द कोएर्सन ऑफ पावर। ओके, तो वो बोलते हैं कि स्टेट को इन सब चीजों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो मेनली जो है ये रिच यानी एडवांटेजेस पीपल के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं। अब एक है आपके एफ.ए. हायक। इनसे क्वेश्चन भी आया था। इन्होंने बोला था कि इनकी जो थियरी ऑफ जस्टिस है दैट इज अ मिराज। अब मिराज क्या होता है, जब आप डेजर्ट में होते हो तो बहुत टाइम से अगर आपने पानी वानी नहीं पिया है, अगर आपको प्यास लगी है तो आपको एक हेलुसिनेशन होने लगता है। ओके, बट दैट हेलुसिनेशन ही होता है, वो रियलिटी नहीं होती है। तो इसी तरीके से ये बोलते हैं कि जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ये जो थियरी ऑफ जस्टिस का कंसेप्ट दिया, दैट कैन नॉट बी रियल। ओके, दैट इज जस्ट अ मिराज। सो दिस इज ऑल फॉर जॉन रॉस। एंड हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम जो है आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम वहां पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो भी जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने पसंद किया है तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करके हमें अपना फीडबैक दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होते रहें कि क्या करना है। और हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप अगला जो है किस थिंकर पे वीडियो चाहेंगे। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।